नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सेमीफाइनल। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 60.52% मतदान हो चुका है। अगर मालवा में बात करें तो 3 बजे तक 69.96% मतदान, अनूपपुर में 3 बजे तक 62.47% मतदान अब तक हो चुका है। अलीराजपुर में 50.66, अशोकनगर में 61.49%, हरदा में 62.79% मतदान हुआ। सबसे कम मतदान परसेंट की हम बात करें तो भोपाल में 45.34% और सबसे ज्यादा अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो शाजापुर में 70.27% अब तक मतदान हुआ है। तो इंदौर में 3 बजे तक 54.89% मतदान हुआ। उज्जैन की बात करें तो 61.11%, नर्मदापुरम में 63.। तो 3 बजे तक का मत प्रतिशत सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश में 60.52% मतदान हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बस 1 घंटा बचा है और मतदान जो है खत्म हो जाएगा। अब फिर इंतजार की घड़ियां रह जाएंगी रिजल्ट की। अब क्या देख रहे हैं इस अंतिम समय में? देखिए, मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हुई थी और आज प्रदेश की सभी 230 सीटों पे सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी थी और लगभग 5 बजे के बाद का समय है। अभी 60 से 65% मतदान पूरे मध्य प्रदेश में हो चुका है और इसे अच्छा मतदान कहा जा सकता है। लेकिन अभी भी उम्मीद है पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक विश्लेषकों को, कि वोटिंग परसेंटेज जब शाम को 6 बजे अंत होगा इस वोटिंग का तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और हम इस वक्त 4 इमली के एक बूथ पे खड़े हैं और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिरोटिया जी। सर, ये बताइए कि आज का जो ओवरऑल 7 बजे से लेके शाम को अभी तक का क्या एनालिसिस रहा और क्या पूरा चुनाव को लेके आप देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार लोगों की मतदान करने को लेकर जागृति बढ़ रही है। अगर मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो 1998 के चुनाव में 60% वोटिंग हुई थी और 2003 में 67, उसके बाद में जो है 18 आते 69, 74%, 75% पर पोलिंग पहुंच गया है। तो 13 के बाद से हर 5 साल में 3% वोट बढ़ रहा है। तो अभी इस बार जो है 2018 में जो 75% वोटिंग हुआ था, 74.97%, तो अगर वो 3% बढ़ता है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह के मुद्दे काम कर रहे थे, मुद्दा ऐसा तो था नहीं, मुफ्तखोरी वाली घोषणाएं थी, उसमें होड़ थी, तो एक वो वोटर था। दूसरे जो है यहाँ पर जो है वोटों का कंसोलिडेशन हो गया है। जैसे आप मुस्लिम मतदाताओं को लें तो उन्हें तय कर रखा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो ऐसे ही हिंदू वोटर्स में भी एक वर्ग है, वो कंसोलिडेट हुआ है। मुस्लिम वोट ये कि आप बीजेपी की सरकार कुछ करे या ना करे या कुछ भी करे, वो वोट कांग्रेस को देंगे। इस बार मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लेके लड़ा गया और थीम सॉन्ग था एमपी के मन में मोदी। तो इसका कुछ इफेक्ट या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो जनता के मिजाज को देखते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव करते रहते हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जैसे लाडली बहना योजना लेके आए थे, पर बीजेपी को कहीं उनके रणनीतिकारों को लगा होगा कि सिर्फ शिवराज से ही काम नहीं चलेगा, तो फिर वो जो है बहुत सारे केंद्रीय नेता जो है, मंत्री हैं, 3 केंद्रीय मंत्री, एक राष्ट्रीय महासचिव, उनको भी लेके आए। फिर उन्होंने मोदी को भी उतारा, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल जो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव है, उसके सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तो मोदी को तो निश्चित रूप से इज्जत जो है केवल शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी की नहीं, मध्य प्रदेश भाजपा की, दिल्ली में मोदी की भी दांव पर लगी हुई है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए
मोदी को अभी से उन्होंने उतारना शुरू किया है। क्या आपको लगता है इस चुनाव में अभी आपने देखा जिस तरह का सेमीफाइनल है, मोदी लहर कायम है? नहीं, अब ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि एमपी के मन में मोदी का जो है, जो स्लोगन इन्होंने दिया है वो कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि इसके लिए हमें 3 दिसंबर तक इंतजार करना चाहिए। आज ओवरऑल कितना परसेंटेज लगता है आपको शाम तक? अभी 1 घंटा लगभग बाकी। देखिए, यहाँ ये 4 इमली में आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा रहते हैं, कर्मचारी ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर आपको वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा होगा। लेकिन मैं ओवरऑल मैं जिस तरह से कह रहा हूँ ना कि कंसोलिडेशन कई तरह से हुए हैं। एक तो मुफ्त की योजनाओं को लेकर कंसोलिडेशन हुआ है, फिर दूसरा जात मजहब के नाम पर कंसोलिडेशन हुआ है कि हम तो मोदी या बीजेपी कुछ भी करे हम वोट कांग्रेस को देंगे एक वर्ग में, दूसरे वर्ग में बीजेपी कुछ भी नहीं करे हमारे लिए, हिंदुओं के एक वर्ग में ऐसा है कि हम वोट बीजेपी को देंगे। सर, भोपाल की हम 7 सीटों की बात करें तो बैरसिया हो, उत्तर हो, मध्य हो या नरेला हो, मुस्लिम वोटर्स ने जबरदस्त सुबह से वोटिंग की है। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, उनने मतलब मैं एक जर्नलिस्ट के नाते कह सकता हूँ कि उन्होंने 10 दिन पहले तय कर लिया था कि वो नमाज पढ़ने बाद में जाएंगे, पहले वोटिंग डालने जाएंगे। तो और उन्होंने पहले से तय करके रखा था कि वो चाहे कितनी भी दावेदार बागी कोई भी खड़े हो जाएं, वो कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी है उसको ही वोट देंगे। इंदौर की जो 9 सीटें हैं उस पर आरएसएस ने अपने कुछ प्रचारक और स्वयंसेवक भी उतारे थे भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए। इससे क्या मैसेज देना चाहता है संघ? देखिए, आरएसएस जो है समय समय पर जहाँ जहाँ लगता है, जैसे भोपाल में भी आप लें तो दक्षिण पश्चिम सीट पर जो है उन्होंने अपने आरएसएस के प्रचारकों को उतारा है। ऐसा इंदौर में भी उनको जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वहाँ वो उतारते हैं। तो इंदौर में भी चूंकि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में काफ़ी कड़ा रहा है, तो वहाँ पर भी उन्होंने कांग्रेस चलिए में अनिरुद्ध जी, आपको रोकना दिग्विजय सिंह चाहेंगे, कमलनाथ का आप जलवा कुछ लौटेंगे चलेगा आपके आपको? पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सत्य प्रकाश जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से इस बार जो है मतदान हो रहा है, बहुत अलग कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। अगर हम फिलहाल मत प्रतिशत की ही बात करें, हालांकि 6 बजे तक मत प्रतिशत आने का इंतजार करना होगा हमें, लेकिन 3 बजे तक का हमारे पास रिकॉर्ड है। 7.52 के आसपास को जो है वोटिंग हुई है। कैसे देखते हैं इस बार बेहतर तरीके से मतदान हो रहे हैं? सत्य प्रकाश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको हम बता दें कि अब तक 3 बजे तक मध्य प्रदेश में 60.52% मतदान हो चुका है। सबसे कम मत फिलहाल भोपाल में देखने को मिले हैं। 45.34% भोपाल में मत प्रतिशत अब तक सामने आए हैं। झाबुआ में 62.95, टीकमगढ़ में 52.91, डिंडौरी में 68.80% मतदान, दतिया में 3 बजे तक 58.34% मतदान हो चुका है। तो दमोह में 64.83, देवास में 66.31, धार में 61.61। और हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सत्य प्रकाश जी, इस बार का चुनाव आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से 2018 में हमें देखने को मिला, फिर उसके बाद 20 में सत्ता परिवर्तन हुआ और अब दोनों ही पार्टियां जोर तोड़ करके सत्ता में वापस आने की कवायद में लगी हुई हैं। अगर हम मत प्रतिशत की भी बात कर रहे हैं सर, तो 3 बजे तक का हालांकि हमारे पास रिकॉर्ड है, 60.52% मतदान हुआ है। 6 बजे तक आना बाकी है। तो क्या ये मत प्रतिशत चौंकाएगा इस बार? देखिए, जो वोटर टर्नआउट है उसके आधार पर हम ये आकलन नहीं कर सकते आज के समय में जी, कि किस पार्टी के फेवर में या किसके अगेंस्ट वोट हो रहा है। एक तो अभी पूरा फुल टर्नआउट नहीं आया है जी, क्योंकि अभी जो है एक्सपेक्टेड होता है, जब फाइनल टर्नआउट आता है तो वो वाकई उसको इंडिकेशन देता है। इसके पीछे भी बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में, हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले रहे हैं, जी, जी,
मध्य प्रदेश में 2018 में वोटर टर्नआउट 2013 की अपेक्षा कम था। हम्म, और कम होने के से बीजेपी की सरकार चली जाती है, कांग्रेस की सरकार बन जाती है। हालांकि वोटर टर्नआउट या वोट शेयर जिसको कहें 0.13% बीजेपी का कांग्रेस की अपेक्षा अधिक था। नंबर ऑफ सीट्स 5 ज्यादा थी कांग्रेस की। इसी तरफ अगर हम छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं, छत्तीसगढ़ ने एक तरीके से स्वीप कर दिया था बीजेपी को। वहां आप देखिए कि 3 पॉइंट समथिंग वोटर टर्नआउट 2013 की अपेक्षा कम था। जी, बावजूद भी वहां जो सरकार थी वो गिरी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वोटर टर्नआउट कम हुआ है तो किसी सरकार के फेवर में गया है जी, या रूलिंग पार्टी के फेवर में गया है, या बढ़ गया है तो अति उत्साह के कारण लोगों ने रूलिंग पार्टी को गिरा दिया। जी। तो ये तो आंकड़े एक आकलन है, अंदाजा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान सकते हैं इसको। साइंटिफिकली ये कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। जी, तो अब कहने का मतलब ये है कि इस चुनाव को हम कैसे देखते हैं। देखिए, चुनाव कुछ बदला बदला है। बिल्कुल। पहले अगर हम रूलिंग पार्टी बीजेपी की देखते हैं तो बीजेपी में अक्सर लास्ट 2 डिकेड से तो मैं ही देख रहा हूं कि बीजेपी अपनी स्टेट के इलेक्शंस में सीएम फेस प्रोजेक्ट करती रही है। उसने वो परंपरा छोड़ दी है। जी, इस बार ये जो 3 हिंदी लैंड्स के राज्य हैं, जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों में भी बीजेपी की तरफ से कोई सीएम फेस नहीं है। हालांकि तेलंगाना, मिजोरम में वो उस पोजीशन में नहीं है। लेकिन दूसरा अगर बिंदु देखा जाए तो उसने अपने बड़े बिग गन्स, बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल लीडरशिप में माने जाते हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, जी, कैलाश विजयवर्गीय, जबकि ये तो कैलाश विजयवर्गीय तो ऑफिस बेरर है, जनरल सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय जी, यूनियन में। अदर 2 यूनियन मिनिस्टर्स फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, ऐसे लीडर, और इंक्लूडिंग 4 अदर लोकसभा मेंबर्स, उनको उतारने से कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक संदेश देने का प्रयास किया है। और ये उनका जो इनिशिएटिव है वो या तो बहुत असरकारक होगा जी, या इससे भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। जी। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे सर, बड़ा चेहरा क्योंकि अगर कोई है। आप जो भी नाम ले रहे हैं यहाँ पर, उनमें से एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम फेस की मध्य प्रदेश में बात हुई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन भी कहीं ना कहीं किया गया। आपने पहले एक बयान भी सुना होगा जब उन्होंने कहा था कि चला जाऊंगा, बहुत याद आऊंगा। आज सुबह भी जब मीडिया इंटरेक्शन उनका हुआ तो भी उन्होंने कहा कि सीएम कौन होगा ये सवाल मत पूछिए, जो पार्टी निर्णय लेगी उसी पे मैं सहमत होगा। इसके अलावा अगर हम प्रहलाद पटेल की बात करें, उन्होंने भी सेम यही बयान दिया है कि जो पार्टी निर्णय लेगी उसमें सहमत रहूंगा। और वहीं हम अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें या फिर कैलाश विजयवर्गीय की भी बात करें, तीनों के ही एक जैसे बयान सामने आए हैं। सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान एकमात्र ऐसा है जिन्होंने कहा है कि मैं इस रेस से ही बाहर हूं, आप तो मुझे उसमें गिनती में ही मत लीजिए। तो क्या लग रहा है सर, जो स्पष्ट बयान नहीं दे पाए, जो पार्टी फैसला लेगी, उनमें से ही कोई कुछ ना कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश का चेहरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कड़े निर्णय लेने के लिए प्रचारने वाला दल है देश के अंदर, और वो एक कुछ ऐसे अजूबे निर्णय लेता भी है। जैसा कि आपने देखा, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शुरुआत मध्य प्रदेश से, उसने जबरदस्त इतने बड़े लीडर को जो कल्पना नहीं कर सकते थे कभी मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, और कैलाश विजयवर्गीय ने खुद भी कहा है, उनको उतार दिया। बिल्कुल। इसके 2 मीनिंग्स हैं। या तो पार्टी ये समझ रही होगी कि ये अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव रखते हैं और इनके प्रभाव के कारण उसको जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है नेशनल लीडरशिप को, बीजेपी को, अगेंस्ट टू स्टेट गवर्नमेंट यानी बीजेपी लेड गवर्नमेंट को, तो इसका कहीं ना कहीं ये लोग हल निकाल लेंगे और अपने अपने रीजन में बीजेपी को कुछ बढ़त हासिल करा देंगे। लेकिन मुझे शायद ऐसा दिखता नहीं।
देख कुछ और रहा है, जी यानी कि ये बड़े बिग बिग्स खुद ही अपने क्षेत्रों में गिर गए हैं। यहां मध्य प्रदेश की राजनीति में, भाजपा में एक लीडर है, वो है शिवराज सिंह चौहान, जी जो उसकी पीपल कनेक्टिविटी, एक बात, दूसरा उनके सोशल आइडियाज या सोशल इंजीनियरिंग ऐसी है जिसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी आशा पैदा की है इस चुनाव में। बिल्कुल। वो है लाडली बहना योजना। जी देखिए, लाडली बहना योजना लाकर शिवराज सिंह जी ने एक मास्टर स्ट्रोक जैसा दिखता था वो, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे सेंट्रल लीडरशिप मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में घुसती गई, उसने उस योजना को कम हाईलाइट करते हुए अपनी चीजों को, यानी सेंट्रल की स्कीम्स को ज्यादा फोकस किया ड्यूरिंग द कैंपेन। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, यानी कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं साइडलाइन हुए। लेकिन लास्ट मूवमेंट में आपने देखा होगा, रिसेंटली मोदी जी ने ट्वीट भी किया है जी कल, उन्होंने ये लाडली बहना योजना नाम तो नहीं लिखा, जी जी लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास हैं उन्हें जारी रखने के लिए जी आप बीजेपी को लाए। यानी कि अभी जो आप वोटिंग परसेंट के बारे में कह रहे थे कि इस पर जाना जल्दी होगा, क्योंकि कई बार वोटिंग परसेंट चौंका भी देते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो ये वोटिंग परसेंट का असर दिख रहा है, सर ये कहना गलत नहीं होगा कि लाडली बहना का असर है? देखिए, मैं अभी ये बिल्कुल नहीं कह सकता। जी मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये वोटर टर्नआउट के आधार पर मैं तो आकलन करने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपको पिछले चुनाव के रिजल्ट बता दिए हैं जी जहां आपका जो आकलन होता है, लोग ये मान के चलते हैं कि जब वोटर टर्नआउट कम है तो एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि सरकार को खतरा दिखता है। सर माफ कीजिएगा, समय इजाजत नहीं दे पा रहा इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आपसे पूछने भी थे, समझना भी था। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर लगातार मत प्रतिशत बढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में ये बात सामने आ रही है कि फिलहाल जल्दबाजी होगी किसी भी निर्णय पर पहुंचना। इंतजार करना होगा 3 दिसंबर का कि लाडली बहना का असर है या फिर सत्ता परिवर्तन का असर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।